पैनकेटाइटिस की बीमारी मतलब लोगों के नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। इस बीमारी से मतलब इंसान किस हद तक परेशान होता है, क्या मतलब इस बीमारी के कारण जैसे शरीर के मतलब बॉडीज़ के और भी सारे जो अंग हैं वो फेल हो जाते हैं। कभी किसी की डेथ हुई है क्या इस बीमारी के कारण? मैं आपको नहीं बोलूँगा ये बात, क्योंकि आपको नींद ही नहीं आएगी। मेरे पास एक लेडी आई थी 1999 में, केरल के एक मल्लापुरम जिले के पेरिंथलमन्ना में एक हॉस्पिटल उसमें वो दिखाती थी। तो मुझे पता चला कि इस हॉस्पिटल में इसका एक परमानेंट कमरा है। 67 अटैक। तो जब वो मेरे को, उनके डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को रेफ़र किया, तो ड्रिप पे थी वो, वजन 28 किलो, कंकाल। नेक्रोटाइजिंग पैनकेटाइटिस में सबसे खतरनाक है, जो इमीडिएट मारती है। करीब 40% लोग इसमें पहले अटैक में ही खत्म हो जाते हैं। मेरा नाम है वैद्य बालेंद्र प्रकाश। मैं यहाँ पर उत्तराखंड के बॉर्डर और यूपी के बॉर्डर पर एक गांव रतनपुरा में पड़ाव आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र का संचालन करता हूँ। यहाँ पर एक असाध्य बीमारी का इलाज होता है, पैनकेटाइटिस, जो कि जानलेवा है। इसकी बीमारी बढ़ती जाती है, तो उसके बारे में बहुत सारी जागरूकता नहीं है। तो केवल इलाज ना करके मरीजों को उनके बारे में बताना, उनके परिचारक को बताना, उसके लिए आज की गोष्ठी की गई है। हाँ, तो मेरा नाम प्रियंका मित्तल है। मैं अजमेर राजस्थान से केकड़ी से हूँ। एंड मेरी बेटी रति मित्तल को पैनकेटाइटिस की बीमारी है, वो 12 साल की है। तो उसको फर्स्ट अटैक मार्च 2021 में आया था। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है जी कि मतलब मेरी फर्स्ट डॉटर ही है, मेरे सेकंड चाइल्ड नहीं है। तो इन फ्यूचर अगर मैं सेकंड चाइल्ड की प्लानिंग करती हूँ तो क्या उसको भी ये पैनकेटाइटिस की बीमारी होने के है चांसेस है? अगर चांसेस होगा तो पैदा नहीं करोगी? नहीं, वो डर तो है ना, इसलिए थोड़ा नहीं, कोई सा। और बीमारी भी हो सकती है। नहीं, और बीमारी का जैसे अपने को चांसेस नहीं है ना, पता नहीं है ऐसा कि कुछ हो। नहीं, आपको पता था कि ये बीमारी होगी? नहीं, इसका तो बिल्कुल भी नहीं तो था, जो कुछ कभी हुआ, सुना ही नहीं था इस तो जो बीमारी कुछ, का तो। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनका नाम नहीं सुना, तो डर के क्यों जीती हो? अब पैनकेटाइटिस से तो डरना इसलिए बेकार है क्योंकि इसका इलाज है। डरो उस बीमारी का जो दूसरी ऐसी हो जिसका इलाज ही ना हो। तो ये सोच के तो आप घर से बाहर ही नहीं निकलोगे कि एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं निकलेंगे ना। तो भय मुक्त होके जियो आराम से, क्योंकि मैं जोशी नहीं हूँ। हाँ, नहीं, हम जोशी नहीं तो हैं। आपके दूसरे बच्चों को बीमारी होगी नहीं होगी ये भी नहीं बता सकता। और अगर जेनेटिक्स भी है तो आपको क्यों नहीं है, आपके हस्बैंड को क्यों नहीं है, बाकी क्यों क्यों नहीं है? तो किसी को भी कोई भी चीज़ होती है। खेत में 100 बीज फेंकते हैं, एक बीज बड़ा होता है, बाकी बीज नहीं होते हैं। कई बार 2 बोते हैं, 2 के 2 हो जाते हैं, कभी 100 के नहीं होते हैं। तो ये कुदरत है। तो कुदरत में ज़्यादा सोची ना, चलते रहो। तो मतलब जैसे मेरा सेकंड क्वेश्चन यही है कि जैसे इन फ्यूचर मतलब मेरी बेटी की रति की शादी होगी, तो उसके भी मतलब बच्चों को, चाइल्डों को मतलब ये परेशानी अभी होने का। पहले 1 साल का इलाज पूरा होने दो। पहले 21 दिन यहाँ पूरे करो, फिर 4 महीने पूरे करो, फिर 1 साल पूरे होने दो, पढ़ाई लिखाई करने दो। अभी सूत न कपात लट्ठम लट्ठा, तो कैसे चलेगा काम? मेरा कल के थर्ड बारे क्वेश्चन। में, कल के बारे में पूछना बेकार है। अभी तक हमने जो, वो मैंने एक किताब लिखी है ग्रंथि की गुत्थी, उसे पढ़ना आराम से। उसमें कुल 5% लोग हैं जो खानदानी हैं। जेनेटिक्स वाले तो 5% है, 95% तो उनको था ही नहीं। तो जरूरी नहीं कि जिनके घर में पैनकेटाइटिस है उन्हीं को होगी, और जिनके नहीं है उनको नहीं होगी। तो आप भविष्य के बारे में चिंतित होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास भविष्य का कोई जवाब नहीं है। मैं अभी की बात कर सकता हूँ बस। हाँ, मेरा थर्ड क्वेश्चन ये था कि मतलब ये पैनकेटाइटिस की बीमारी मतलब लोगों के नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब इस बीमारी से मतलब इंसान किस हद तक परेशान होता है, क्या मतलब इस बीमारी के कारण जैसे शरीर के मतलब बॉडीज़ के और भी सारे जो अंग हैं वो फेल हो जाते हैं, मतलब किस हद तक इंसान जूझता है, मतलब कभी किसी की डेथ हुई है क्या इस बीमारी के कारण? मैं आपको नहीं बोलूँगा ये बात, क्योंकि आपको नींद ही नहीं आएगी। नहीं, मतलब जब से इसकी हुई है ना तब से मतलब मैं ये सोचती हूँ कि ये कितनी आप खतरनाक आपको बीमारी, नॉलेज आपको नहीं है जो तो। मैंने अभी एक किताब लिखी है ना, उसका हाँ, एक हाँ। एक पन्ना आराम से पढ़ना बैठ के, सब जवाब आपको उसमें मिल जाएंगे। क्योंकि आप भविष्य के प्रति इतनी चिंतित हो, मेरे मुंह से कोई भी शब्द आपको रामबाण की तरह लगेगा, तो मैं चुप रहूँ तो बेहतर है। पर बीमारी खराब है।
हाँ सर, जी नमस्कार। सर नमस्कार। मैं बंसीधर सैनी फ्रॉम शेखावटी राजस्थान से। सर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे परिवारों को आपने अंधेरे से निकाल कर एक नई रोशनी दी है। मेरा बच्चा सुनील कुमार, जिसकी आयु 34 साल है, उसको पहला अटैक 2022 में आया था। कई बार उसको अस्पताल में ले जाना पड़ा। हम बहुत परेशान हो गए। अभी महीने पर पहले आपके यहाँ का पड़ाव का पता चला, तब यहाँ दौड़े आए हैं। एक आशा जगी है। मेरा सर पहला जो प्रश्न ये है कि अगर बच्चे को मान लीजिए फिर से अटैक आता है, ऐसा हम सोच रहे हैं कि यहाँ जाने के बाद में मान लो बच्चे को फिर से पेन आता है या अन्य किसी कारण से उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़े, तो आपकी दवाइयाँ ये अनवरत चालू रहेंगी या इनको रोकना पड़ेगा या अपने पड़ाव परिवार से हमें परामर्श करना होगा? पहली बात तो कि अटैक आता ही नहीं है। थैंक यू सर। ठीक बात। और जैसे आप ट्रैवल करके जाएंगे, बिकॉज कुछ फैक्टर्स हैं, एक्सर्शन। मैं आपको जब जाने की बात बोलूँगा तो मैं बोलूँगा साहब आप गाड़ी से जाओगे कि ट्रेन से जाओगे? जी तो आप कार से जाओगे शायद। हाँ, कार से जाएंगे। तो कार से जाऊँगा तो मैं कहूँ 2 दिन में जाना, हाँ ठीक है सर। क्योंकि जब आप बैठ के जाते हो ना तो अभी नया नया खेल है, जी तो इसको एक माइल्ड अटैक आ सकता है। तो उसमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, लिक्विड पिलाते हुए घर ले जाना, पर आराम से लेके जाना। आगे की सीट पर ऐसे लेट के जाएगा, लाइंग पोजीशन में। नहीं तो इनोवा शिनोवा मंगा लेना कोई। हाँ, नहीं गाड़ी है। तो सर फिर तो जैसे बच्चा नोएडा काम करता है, हम अभी राजस्थान भी के। भूल जाओ 4 महीना। अच्छा, 4 महीना तो बिल्कुल रेस्ट रहेगा, बिल्कुल। कोई ट्रेवल नहीं कर ये सकता। जो 21 दिन हैं, जी जी 21 दिन प्लस 3 महीना 7 दिन जी दिमाग और शरीर से पूरा विश्राम, क्योंकि पैनक्रियाज की जो सूजन है जी ये अपने आप ठीक नहीं होती, एलोपैथी में बढ़ती रहती है। जी इसीलिए इसका इलाज एलोपैथी में नहीं है। यहाँ ये ठीक होती है, पर इसके साथ थोड़ी सी हवा भी देनी पड़ती है। जी। जैसे चूल्हे पे रोटी अपने आप नहीं बनती, हाँ, बेलनी भी हाँ, पड़ती है। बेलनी भी पड़ती है, फेरना भी पड़ता है। चश्मे से दिखाई देता है, पढ़ना नहीं आता। हाँ, ये तो तो ये दवा काम करती है, पर दवा के साथ आहार और विहार आयुर्वेद का सिद्धांत है। जी जी आहार क्या है? जो हम खाना खिला रहे हैं। विहार क्या है? टाइम पे सुला रहे हैं, जी। बता रहे हैं। तो अगर ये नहीं करेगा तो कभी ठीक नहीं होगा। ठीक। तो 4 महीने का मैंडेटरी मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट है। अच्छा, दूसरा सर ये भी जानकारी लेना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ से जाने के बाद में हमें कोई टेस्ट करवाने होंगे या बस खुश रह अगर दवाई आपके चालू रखनी अगर है? आपके कोई टेस्ट आगे पीछे हो रखे हैं, जैसे जी। यहाँ कई सारे टेस्ट हुए हैं, हाँ तो जो बड़े हुए हैं हाँ। उनको 3-4 महीने बाद हम करा लेंगे, नहीं तो एमआरसीपी 1 साल के बाद होगा। अच्छा सर, जैसे यहाँ पहला टेस्ट करवाया वो तो कराते ही। उसमें कौन कौन से खराब है? उसमें जैसे पहले माइलेज ये लाइपेज कम थे, अभी अब यहाँ 1 तारीख को करवाया था, अब 7 को फिर बढ़े हुए आए हैं। 7 को बड़े हुए हैं, क्योंकि आप सफ़र करके आए हो ना, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो उसे फिर करा लेंगे जाने से पहले एक बार। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। नमस्ते महेश जी, मेरा नाम योगेश है। मेरे फादर को पिछले 4 महीने से पैंक्राइटिस है। हमने बहुत जगह उनका करवाया, अहमदाबाद और बड़ौदा में। वो 5 बार समथिंग हॉस्पिटलाइज हुए। पिछले 4 महीने से वो एक्यूट से नेक्रोटाइजिंग में कन्वर्ट हो चुका है उनका पैंक्राइटिस। इसको लेके मेरे कुछ क्वेश्चंस है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि उनके लिगामेंट में भी एक इशू है, तो उनको हर 1-2 साल में एक रिकरिंग अटैक आता है, जिसके लिए उनको हैवी पेन किलर्स का नीड होता है। लिगामेंट पैनक्रेटिक? नहीं, लिगामेंट जो उनका नीज में होता है, लिगामेंट उसमें इशू है। तो अभी जैसे पैंक्रियास के लिए अमर चलेगा उनका अगले 1 साल तक। अगर इसके दौरान कोई अटैक आया इसके बीच, तो वो पेन किलर्स ले सकते हैं एलोपैथिक? क्या वो उनके पैंक्रियास को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। नहीं करेगा, ओके। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि उनको ड्यूडेनल नैरोइंग भी है D2 D3 जंक्शन में, तो अमर से वो भी ठीक हो जाएगा? उसके लिए कुछ और पड़ाव के पास सॉल्यूशन है? जो हमारा खान पान है, बेसिकली ये ड्यूटेनाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ये सब बॉडी के अंदर एसिड एल्कली के डिसबैलेंस है। तो जो 3 टाइम नाश्ता 3 टाइम खाना हम देते हैं, हमारा पर्पज़ ये होता है कि बॉडी में एसिड रिलीज ना हो, वो डाइल्यूट करता रहता है। तो ये बीमारियां बहुत सारी बॉडी हील करती है अपने आप। ओके। तो गैस्ट्राइटिस, ड्यूटेनाइटिस, अगर आप गंगा जी के किनारे ना जाओ तो अपने आप साफ हो जाएगी। तो हमने चाय, कॉफ़ी, लाल मिर्च, खटाई ये सब बंद की है, तो हो सकता है उनका वो हिस्सा भी खत्म हो जाए। चौथी चीज़ चिंताइटिस। चक्की चलती रहेगी तो ड्यूटेनाइटिस कभी ठीक नहीं होगी। तो उनको कोशिश करो कि देखो आपका सोचा तो कुछ होता नहीं है।
तो सोचना छोड़ दो, क्योंकि ड्यूटेनाइटिस का सीधा संबंध दिमाग की चक्की से है। तो कई सारे माँ बाप बहुत चिंतित करते हैं। अभी मेरी बेटी शिखा है, उसको एक शौक लग गया ट्रैकिंग का। आई एम सो हैप्पी। लगा तो बहुत देर से, मैं तो चाहता था कि पैदा होते ही लग जाता। तो वो गई इस बार 15,000 फीट के ऊंचाई पे गई, और सीज़न है, बारिश, ओले, बर्फ़ खूब मिली। तो जाहिर है कि वहाँ पर लोग मरते भी हैं। तो मैं अखबार और टीवी देखता रहा, खबर आई कि अभी कोई मरा नहीं है वहाँ। कल आई तो टेम्पो के ऊपर बैठी हुई थी। जब आ रही थी यमुनोत्री से, कोई जगह मिली होगी नहीं मिली होगी, तो टेम्पो के ऊपर बैठ गई। अरे पापा पहली बार टेम्पो के ऊपर बैठी हूँ। तो रक्कट कट हो गई ना। तो मैं अब चिंता करूँ, बेटे कहाँ पहुँच गए, कैसे पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। कई माँ बाप होते हैं जो हर पल पूछते हैं। आपके पिताजी कौन से वाले हैं? पूछते हैं। पूछते हैं। वो ड्यूटेनाइटिस से मुझे पता चल गया, पूछते हैं। और मैं पूछता ही नहीं। बच्चे कहते हैं आप पूछते क्यों नहीं हो? क्योंकि मैंने कभी अपने माँ बाप को सच नहीं बताया मैं कहाँ पर हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो भी सच नहीं बताएंगे तो पूछना क्यों है। मुझे कहाँ गए थे जी? यहीं तो गया था जी। इतनी देर से क्यों आया जी? इतनी देर के अभी तो गया था जी। तो एंग्जाइटी फ्री जीवन होना चाहिए। तो उनको समझाओ थोड़ा सा कि आपकी बीमारी है, ठीक हो जाओगे, मज़े में रहो, और नी की एक्सरसाइज वगैरह करते रहो। क्योंकि ये दवाई मल्टी टास्किंग है, और जो खान पान रहन सहन है, इससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। ठीक है वैद्य जी। वैद्य जी, थर्ड क्वेश्चन ये था कि जैसे इनको 4 महीने ही हुआ पैंक्रियाटिस डायग्नोज हो गया, जो फर्स्ट अटैक आया वो 9 फेब को था। तो 4 महीने में ही इनकी बीमारी एक्यूट से क्रोनिक से नेक्रोटाइजिंग हो गई। कुछ गड़बड़ है। एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पेनक्रेटाइटिस इनको हुई होगी, बिकॉज वो सडन होती है, और नेक्रोटाइजिंग के बाद जब चेंजेस आ जाते हैं तब उसे क्रॉनिक बोलते हैं। तो नेक्रोटाइजिंग पेनक्रेटाइटिस में सबसे खतरनाक है, जो इमीडिएट मारती है। करीब 40% लोग इसमें पहले अटैक में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आप वहाँ से निकल गए, तो सडन ही आती है। तो नेक्रोटाइजिंग मीन सड़ गया है वो। तो वो मैंने देखा है बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, जो बच जाते हैं वो रिवर्स हो जाता है। वो बिल्कुल हो जाता है। पर क्रॉनिक में कैल्सिफिकेशन हो गया, सिस्ट बन गया, स्टोन बन गए, वो फिर वैसे के वैसे ही रहते हैं। ओके, तो अभी इनके ठीक होने के चांसेस है ठीक नहीं नेक्रोसिस होते के? तो बुलाता ही नहीं। ठीक है। एंड वैद्य जी, फोर्थ क्वेश्चन, अभी इनकी स्टंटिंग हुई थी अहमदाबाद में, तो डॉक्टर्स ने बोला है कि 3 महीने बाद हम लोग स्टंट रिमूव करेंगे। यहाँ से जाओ 2 महीने बाद, अपना स्टंट निकलवाओ, और डॉक्टर को बोलना कि हमारा इंश्योरेंस नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस बोलेंगे तो फिर लगा देंगे, फ्री में तो करेंगे नहीं, कि स्टंट की जरूरत नहीं है। ठीक है वैद्य जी। तो जब निकालेंगे, मेरा बेसिकली ये क्वेश्चन था कि जब निकालेंगे स्टंट, तो तब अमर कंटिन्यू रखना है? जब चलती वो रहेगी दवा। चलती ही रहेगी। तो एलोपैथिक मेडिसिन कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? अगर वो 1 आध दिन की एंटीबायोटिक देना चाहेंगे देंगे, वैसे कोई दवा होती नहीं है, पर फिर भी अगर वो देना चाहे तो ले लेना। ओके। पर दूसरा स्टंट मत लगाना। पर अगर आपने बोला मेरा इंश्योरेंस है, तो आपको बात करेंगे बाद में, पहले स्टंट लगा देंगे। ठीक है। बट स्टंट इज नॉट द ट्रीटमेंट। अगर होता तो पड़ाव की जरूरत नहीं होती। नमस्कार भैया जी, मेरा नाम अनु है, मैं यश की मदर हूँ। वो उसको 4 साल से दिक्कत है। अब वो, मैं ये कह रही हूँ, मैं 1 साल तक उसका पूरा प्रोटोकॉल जो भी है, जैसे भी है, मैं उसका पूरा कर दूंगी। 1 साल के बाद मैं नहीं कर पाऊंगी, वो बाहर जाएगा, तो कैसे करूँ? खुद करेगा, सेम प्रोटोकॉल यूज, टाइम पर खाना। प्रोटोकॉल है क्या? टाइम पे खाना, टाइम। टाइम पर सोना, टाइम पे खाना, सब कोई करते हैं। ओके। कुदरत में जिसको जिंदा रहना सब करता ही है ना। हाँ अब जी। कोई बोले मैं तो रात के 2 बजे सोऊंगा, हम्म, नाश्ता नहीं करूंगा, तो इसी वजह से बीमारी हुई है। इसी वजह से हुई और आपकी वजह से हुई है, क्योंकि आपकी माँ की ममता थी मुंह में, नहीं तो बच्चा बिगड़ता ही नहीं। सही बात है। विदेशों में बहुत सख्ती है। मेरी बहन अमेरिका में रहती है, तो 7 बजे उन्हें बच्चों को सुलाना पड़ता है शाम को, 7 बजे। बोले उनको 10 घंटे की नींद मैंडेटरी है। अगर आ जाए जगह पे मिल जाएंगे तो बच्चे को ले जाएंगे। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जैसे बीच में त्योहार आएंगे, कुछ भी आ सकता है, तो कैसे मैनेज होगा? अस्पताल खाली थोड़ी होते हैं त्योहारों पे। अभी वो बीमार है, हाँ जी। सारी चीज़ें भूल जाओ। त्योहार वगैरह सब ठीक लोगों के लिए होते हैं। हाँ जी। आज सुबह आए थे कि साहब वो शिवरात्रि पे मैंने इतना सारा खा लिया,
दिल्ली के है ना कोई? आपके बोले शिवरात्रि पर मैंने ठूस के खा लिया। अबे तो क्यों खाया ठूस के? बोले गाड़ी ना आज मैंने जरा 200 पे चला ली थी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो मॉडरेशन इज द की। बीमारी खराब है, ये ठीक होती है, पर ठीक रहने के लिए जिस तरह ट्रैफिक रूल है उसी तरह लाइफ स्टाइल है, खाना पीना है, वो सबको करना पड़ता है, चाहे मैं हूँ। वैद्य जी मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि क्या छोड़ सकता है वो खाने में और क्या नहीं? मेरा जवाब है सब कुछ खा सकता है और कुछ नहीं खा सकता। ओके। मैं डायबिटिक हूँ, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो मुझे हलवा खाने की इच्छा हुई, इच्छा होती है। हाँ जी। और हलवा भी क्यों कि सुबह से मूंग तोड़ी मैंने 1 घंटा धूप में, तो ताजी ताजी मूंग। फिर मैंने कहा पंकज जरा हलवा बनाओ। मुझे पता है कि एक आदमी को 30 ml से ज़्यादा घी एक दिन में नहीं खाना चाहिए। तो 25 ग्राम मूंग तोलवाई, उसको चूरा करवाया, 25 ग्राम गाय का घी लिया और 25 ग्राम ली देसी खांड, क्वांटिटीफाई करके खा गया। वैद्य जी जैसे खाना जो मात्रा हमें मात्रा में ही खिलाना है। जैसे दाल बनाई उसके बाद उसकी मात्रा या बनने से पहले उसकी बनने से पहले, बाद में कैसे पता चलेगी? अब बनी है हाँ जी। तो बनने होगी, में तो दाल होती ही नहीं। 5 तो आपको जैसे चावल 25 ग्राम है तो दाल 50 ग्राम है, क्योंकि ये बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। तो जितना वजन है इंटू 1 इतना तो कम से कम चाहिए उसको। तो बीमारी क्यों हुई? रात को देर से जगना। और आप नाश्ते में क्या खिलाती थी इसको? पराठा सब्जी। पराठा, वो भी आलू का? नहीं तो पराठा सब्जी। सब्जी काहे की? कुछ भी आलू ही ज्यादा खाता था। आलू तो प्रोटीन किधर था? हाँ जी। प्रोटीन था ही पनीर नहीं। या आलू बस 2 ही पनीर टक्के। तो हफ्ते में 2 बार भी नहीं बनता होगा। नहीं बन जाता था। कितना? सब घर में आधी किलो तो आ ही जाता है। कितने दिन में? 3-4 दिन बाद बना देती हूँ। 3 दिन में आधा किलो खाते हो? हाँ जी। कितने प्राणी है घर में? 8 बंदे हैं हम। 8 बंदे। हाँ जी। 8 बंदे ने खाया आधा किलो हाँ जी। 3 दिन में। हाँ जी। एक दिन में कितना हुआ? 150 ग्राम। हाँ जी। 150 बटे 8, 20 ग्राम। मैं 100 ग्राम खिला रहा हूँ एक आदमी को रोज। तो बनिए वाला प्रोटीन खिलाना अपने डंडी मार के। बनी तो वाले वो- ही खिलाऊंगी। अब ये वाला खिलाओ, क्योंकि उसको 14 ग्राम, जब 100 ग्राम आप ताजा छेना खाते हो हाँ जी। तो वो होता है 14 ग्राम। और बाजार में जो पनीर मिलता है उसको बोलते हैं पनीर एनालॉग, पनीर जैसा है पर पनीर नहीं है। घर का ही बना के खिलाना है। दूध लो और फाड़ो। अभी तो दूध में भी लफड़ा चल रहा है। हाँ जी। दूध का ये है तो कौन सा आप ले। लोगों का जो खुराक है, इस बीमारी का मुख्य कारण है रात को देर से सोना और नाश्ते में नाश्ता स्किप करना या प्रोटीन का ना होना। नाश्ता भी स्किप हुआ है और रात को भी लेट सोए दोनों। यही प्रॉब्लम है। तो जो मेरा अनुभव है ना जिंदगी का, डॉक्टर जाते ही दारू की बात करेगा, मैं उसकी बात ही नहीं करता हूँ। दारू पीने वाले तो आते ही नहीं यहाँ पे। तो इसके बाद ठीक होने के बाद भी जो आहार विहार है, जवान लड़का है उसको खुद अपना केयर करना है। आप कब तक करोगी? कब तक उसे मम्मी का मुन्ना बना के रखोगी? और कब तक वो मुन्ने की मम्मी का मुन्ना रहेगा? वही मैं साल तक तो मैं कर लूंगी नहीं पूरा। नहीं, उसको टीच करो। हाँ जी। यू हैव टू टीच हिम। उसे थोड़ी सी मैंने भी सिखाया है उसे आज। ही हैज टू टेक केयर बाय हिमसेल्फ। पर बड़े उससे आया था वो, मैंने नहीं रहना, मुझे नहीं यहाँ पर आना। आ तो गया पर कई दिन तक वो बिल्कुल। अब तो फिट है ना? अब फिट है। तो यहाँ अब पर उसका मन लगा हुआ है। अब उसका क्यों है कि मैं ठीक होके जाऊंगा। सब ऐसे ही आते हैं यहाँ पर, हाँ क्योंकि जी। चारों तरफ से बीमारी निराशा पैदा करती है। हाँ जी। तो गुस्सा होता है, कहीं हाँ कुछ जी। होता तो गुस्सा है आता नहीं। है उसको, बहुत गुस्सा आता तो था। यहाँ पर आके सब ठीक हो जाता जी नमस्कार। है। नमस्कार। मेरा नाम सम्राट अग्रवाल है। मेरी बेटी सुहानी 18 साल की है। मैं यहीं अमरोहा जिला के मंडी धनौरा गांव से आया हूँ। और उसको करीब 3.5 महीने पहले, ये 22 फरवरी को पहली बार दर्द हुआ ना शुरू हुआ। तो हमने पहले छोटा मोटा इलाज कराया गैस्ट्राइटिस समझ के। फिर 6 मार्च को उसका ओरिजिनली पता चला कि इसको पेनक्रेटाइटिस है। फिर उसके बाद दिल्ली के 3-4 हॉस्पिटल्स में मैंने उसे कई बार दिखाया, 2-3 बार भर्ती कराया। फिर मैं हैदराबाद के भी हॉस्पिटल लेकर गया। उन्होंने स्टंट डालने के लिए कहा, बट स्टंट के लिए वो एमआरसीपी के लिए ले गए, ईआरसीपी के लिए, बट बोले फिर वो अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो हम स्टंट नहीं डाल सकते अभी, अंदर कुछ वीकनेस है आपके। उन्होंने नहीं डाला। फिर मुझे एक पेशेंट आपके यहाँ से ठीक होकर गई थी, उस बच्चे का पता चला, तो उससे मैंने बात किया। मुझे उस दिन से ही ये हुआ कि मुझे आपके यहाँ आना है। मैंने अपॉइंटमेंट लेकर तुरंत मैं यहाँ पर आ गया। तो
पहले तो मुझे यही था कि पता नहीं आयुर्वेद में होगा नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेद के नाम पे देश में एक ही नाम चल रहा है, जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं था। फिर जब एक और बच्चा मिले मुझे, 2 बच्चे मिले मुझे 2 दिन के अंदर अंदर, जो मेरे ही नोन में निकले, जो दोनों लड़कियां ही थी, मेरी भी बेटी है, दोनों ही बेटियां थी, वो भी लगभग इसी एज ग्रुप की थी, 18 19 17 साल की, जो ठीक होकर गई थी। तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ा और मैं फिर आया। तो वैद्य जी मेरे पास एक दो सवाल ये है कि जैसे हम लोग अभी ठीक होकर जाएंगे, मुझे 7 दिन लगभग हो गए, मैं सुधार की तरफ देख रहा हूँ, मेरी बेटी सुधार की तरफ है। और अगर सपोज मतलब वही बात है कि फ्यूचर का थोड़ा सा डर होता है, तो अगर 6 महीने में 8 महीने में कभी वो गलती से कुछ ज़्यादा खा ले, कुछ हो जाए, उसको दिक्कत हो जाए, दर्द हो, तो क्या हमें फिर 0 से स्टार्ट करना होता है कि हमें फिर वो 8 दिन भूखा रखना होगा? कुछ नहीं होगा, जी, सब मजे में रहो। बहुत धन्यवाद। पर बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि आँख से मत खा। हाँ, वो खुद भी सीख गए अब आँख से खाते हैं तो दिक्कत होती है, जी, क्योंकि मेरे साथ खुद एक बीमारी है कि मेरे के सामने जितना खाना रख दोगे खा लेता हूँ। तो मैंने कुक को पहले ही बोलता हूँ, बेटे नाप के इतना देना है, 25 ग्राम आटा की रोटी गुंदवाता हूँ मैंने, इसकी 2 रोटी दे, 2 दे, 3 दे, 1 दे, इतने की सब्जी दे, इतना दे, मैं खा लेता हूँ। क्योंकि ज़्यादा होता है, खाना छोड़ने की आदत नहीं है, और अति होते ही गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा नियम बना लोगे तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल ये था मेरा वैद्य जी, जैसे 3 साढ़े 3 महीने लगभग हो गए, उसका खाना लगभग बंद की तरफ ही है, बट अभी उसकी टेस्टिंग जैसे हुई थी यहाँ पे, जिस दिन हम लोग आए थे अगले दिन टेस्टिंग हुई, तो उसके ट्राइग्लिसराइड 172 आए। तो वो बढ़े हुए क्यों आए, मतलब मैं नहीं समझ पाया, जबकि 3 साढ़े 3 महीने में तो वो ना के बराबर। पैनक्रेटाइटिस से फैट मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होती है, तो कई किसी को तो 3-3 हजार होते हैं। तो ये पैनक्रेटाइटिस का एक इसकी लक्षण वजह से फ्लक्चुएट करते हाँ हैं। अच्छा, बस एक सवाल मेरा ये और था वैद्य जी, जैसे वो बच्ची है, अभी भविष्य शादी भी होगी, तो क्या उसका शादीशुदा जीवन और ये सब चीज़ें सब आगे भविष्य में? मेरे पास एक लेडी आई थी 1999 में, सलमा नाम था उसका, 32 साल की, और वो केरल के एक मल्लापुरम जिले के पेरिंथलमन्ना में एक हॉस्पिटल था, मौलाना हॉस्पिटल, उसमें वो दिखाती थी। तो मुझे पता चला कि इस हॉस्पिटल में इसका एक परमानेंट कमरा है। 67 अटैक। तो जब वो मेरे को, उनके डॉक्टर थे, उन्होंने मेरे को रेफ़र किया, तो ड्रिप पे थी वो, वजन 28 किलो, कंकाल। तो उन दिनों केरला गवर्नमेंट ने मुझे आरसीसी में एक यूनिट दी हुई थी, तो मैं उसको ट्रेन में मल्लापुरम से त्रिवेंद्रम बुलवाया, वो ड्रिप पे आई, और मेरे आईसीयू में जो यूनिट था उसमें रही, और हमने मलाई से दवा खिलाई। 99 से आज का दिन वजन अच्छा खासा हो गया, और 2 बच्चे भी हुए उसके। मिल गए जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पूजा है और मेरी बिटिया है जो 11 साल की है। तो जो ना 11 साल की है, उसका नाम अक्षता है। हम दिल्ली से, मतलब हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप सब दिल्ली का ही है, मेरा भी हस्बैंड का भी। और अब उसको ना अभी हम अगस्त 24 में ही पहला हमें डायग्नोस हुआ। पहला सवाल यही है कि ट्रस्ट मुझे पूरा है यहाँ का, क्योंकि हम भी मतलब 2 रेफ़र और वो सब सुनकर ही यहाँ पर आए हैं। मेरे मतलब हस्बैंड के नोन में है कि यहाँ पर ये हो मतलब क्योर होगा। बट अभी यहाँ से मतलब आगे, क्योंकि वही है कि अगर वो उसको बहुत पैशन है मतलब डांस का और के पॉप का, जिसके लिए वो बाहर ट्रैवल करना जाना चाहती है, और जो 13-14 ईयर्स में ही वो लोग एडमिशन स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 साल का टेन्योर जो हम यहाँ पे पूरा मतलब पूरा जो 11 महीने प्लस जो यहाँ का है, हम पूरी दवाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्या वो बाद में ये वाला प्रोफेशन अपना सकती है, या उसको नॉर्मल ही लाइफ वैसे ही रहनी पड़ेगी जैसे पढ़ाई में और वो सब, ये मतलब उसको ये वाला छोड़ना पड़ेगा उसका पैशन? मेरे पास एक बच्ची है भोपाल की, इसी उम्र की थी, बहुत परेशान थे, और वो आई, ठीक हो गई, ठीक रही, और करीब 6-7 महीने बाद मेरे को खबर आई कि उसको अटैक आया है। अच्छा। तो मेरा दिमाग घूम गया, और ये आज की बात नहीं है, आज से करीब 10 साल पहले की बात है। तो मैं भी समय के साथ सीख रहा हूँ, तजुर्बा ले रहा हूँ। अब अटैक आया क्यों, इज़ ए बिग क्वेश्चन। तो बहुत खोदा, तब पता चला एक शादी में गई थी, बच्ची थी, वहाँ सब नाच रहे थे। नाची। अब नाचने से होता क्या है, आजकल डांस डेथ हो रही हैं, जिम डेथ हो रही हैं,
तो हम 3 दिन का एक कस्टमाइजेशन तो करते नहीं हैं। तो पहले जो नाच होते थे वो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड होते थे, भरतनाट्यम ऐसे ऐसे। आजकल तो कुश्ती नाच हो जाए, तो जो ऑर्गन्स हैं इंटरनल ऑर्गन में सूजन बढ़ जाती है, क्योंकि इसको एक बीमारी हो चुकी है। तो अगर वो कथक करेगी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, भरतनाट्यम करेगी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो बंदर नाच है ये अलाउड नहीं होगा, कभी भी नहीं। बिल्कुल नहीं करे तो अच्छा है। अच्छा। एक आध बार नाच लिए तो जितनी देर खड़े रहे उससे 4 घंटे लेट भी गए, क्योंकि आप जब ज़्यादा देर उछलोगे तो होगा। एक केस और, बच्चे आए हुए थे, गुजरात के ही थे, वो ठीक चल रहे हैं तो अगले दिन देखा उनको अटैक आया हुआ है कैंपस में ही। अटैक क्यों आया तो पता चला कि 2 घंटे साइकिल चलाई। तो ग्रेविटी पुल्स, तो मैं तो जो बच्चा खेल भी नहीं सकता ऊपर अभी तो छत? नहीं खेलेंगे ना सारी चीज़ें। अब 11 महीने के बाद जैसे हाँ, तो उसके बाद भी मॉडरेशन है, जरूरी है इनको ओलंपिक खेलना। मेरे को हार्ट अटैक हो चुका है, मेरा हार्ट 50% काम करता है, तो मैं चल लेता हूँ, 4 किलोमीटर बहुत है ना, जरूरी है कि मैं उसका मैराथन का रिकॉर्ड बनाऊं। ताते पैर पसारिए आराम आराम से खेल सकते आराम हो, से करो ऊपर सब। छत पर भी बच्चों के स्विमिंग साथ कराओ जाएंगे। उसे, अच्छा। अगर आप ये नहीं कर सकते स्विमिंग कर लो। हाँ, वो भी करती है। अच्छा, उसको पसंद है। हाँ, स्विमिंग करें। और डांस के अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज़ है ना, जरूरी थोड़ी डांस खुद ही करना है। वो कोरियोग्राफर तो डांस सिखाता है, वो करता थोड़ी है, वो स्टेप सिखाता है वो लोगों को। तो उसको बैठ के कभी बताएंगे कि ये बीमारी अगर हुई है तो भगवान ने तुम्हारा ये रास्ता इसलिए बंद किया है कि वो तुम्हें कुछ बड़ा कराना चाहता है। हाँ, ये समझाना होगा उसको। ये मत बोलो कि मेरी दुनिया बंद हुई है, तो उसको बोलो कि भगवान ने तुम्हारे हाथों में गोबर में सने हुए थे, उनको हाथ साफ किए हैं तुम्हें हीरा देने के लिए। अब सने हुए हाथों में हीरा डालेंगे तो हीरे भी सड़ जाएंगे। तो जब कोई तकलीफ आती तो हमेशा सोचो कि भगवान को मारना होता मार दिया होता, अगर आपको जिंदा रखा है तो इसका मतलब है कि कुछ हाथ साफ किया है, और हाथ साफ करने से आप यहाँ पे आई हो। और मैं फेथ की बात ही नहीं करता हूँ, मैं तो बोलता हूँ चुपचाप मेरी बात सुनो, फेथ अपने आप होगा। ये मत सोचो कि वो ठीक हुआ तो मैं ठीक हूँगा, मैं ऐसा करूँगा तो ठीक हूँगा। अभी उसके दिमाग में एक चीज़ और है, यही मेरा दूसरा भी सवाल है कि मम्मी 11 महीने हो जाएंगे, मैं 11 महीने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करूँगी, वट एवर प्रोटोकॉल इज़, और 11 महीने के बाद मैं कभी कभी तो कुछ बाहर का खा सकती हूँ, कभी कभी तो कुछ, मैं पहले ही खिला दूंगा, कि उसको, मैं उसे पहले ही खिला दूंगा। और वो बहुत ज़्यादा फूडी है, अगर उसको खाना ऐसे मिलता है ना, कम भी वो मिलता है, लड़की कुछ क्या है जो मिलता है। फूडी और मूडी ना हो, नहीं, वो कुछ ज़्यादा और ही छोड़ो है। उसको, सबको ऐसे भी होती है। अब हमें ना मिले तो हम चलेगा हमारे देखो लिए। देखो ऐसा है, जब आप 1 साल के बाद आओगे यहाँ पर तो आप आना शाम को 8 बजे, उसे डोमिनो पे जाके पिज़्ज़ा मैं खिलाऊंगा। ओह, खुश? बहुत बड़ी बात है ये। खुश? ठीक है, ठीक है मैं भाई। खुद पिज़्ज़ा खिलाऊंगा उसको। हाँ, तो पर कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, पर कब खानी है, कितनी खानी है, कहाँ Quantity. खानी है, दैट इज द मैटर। क्वांटिटी बट मैटर। आई विल गो टू डोमिनोज, व्हाई नॉट अदर्स, क्योंकि कई जगह दोबारा गर्म होकर खाना होता है। डोमिनो स्टैंड्स फॉर क्वालिटी। अच्छा। मैं उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ। तो सबवे है, डोमिनोज हैं, ये सब एक कैलोरी वैल्यू करके खाते हैं। हाँ। तो 6 इंची का आप खाओगे तो ठीक है। तो मैंने देखा कि कैलोरी जो सबवे का एक सैंडविच आता है स्टैंडर्ड, हम्म। चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, वो कैलोरी बंदी बताई है। जब आप हाँ। कहते हो एक्स्ट्रा चीज़, उसे देते शुगर बढ़ जाती है। अच्छा, वो नहीं लेना है जैसे। हम एक्स्ट्रा चीज़ जो करते हैं, क्योंकि वो सब बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन है कैलोरीज के हिसाब से, तो कैलोरीज मैटर। तो कोई खाना बुरा नहीं है, आप कब खाते हो, आप क्या घर में वहाँ भी खाया फिर वहाँ भी खाया, आपको चलो। 8 बजे खाने का, आपने 9 बजे खाया, हम्म। तो खाना बनाती हो घर में? हाँ। पूड़ी बनाई है कभी? हाँ, क्या करती हो सबसे पहले? आटा गूंथती है, आटा फिर? गूंथ के बेलते हैं, बेल के तेल को गरम करते हैं और फिर फ्राई करते तेल हैं। गरम, और तेल ठंडा हो तो क्या होगा? नहीं नहीं तेल आ भी पाई। खराब और वो भी खराब। हम्म। तो जिस समय तेल गरम है उसी समय डालते हैं ना। हाँ, इसी तरह जब भूख हो तभी खाने का है, ओवर नहीं खाना है वैसे। नहीं, जब भूख हो तभी खाने का है। कई बार हमारा खाने का टाइम होता है 1 बजे, हम खाना नहीं खाते हैं, 3 बजे खाते हैं, तब तो तेल ठंडा हो चुका है। ऐसे तो तो कहावत है, गैप्स नहीं लेने, ऐसे ऐसे गैप नहीं लेना, टाइम पे खाना है मतलब। तो 100 ग्राम छोड़ के भोजन करें, तो जिस समय तेल गर्म है तभी तो पूड़ी तलोगी। हम्म। जब भूख खत्म हो गई तब क्यों खा रहे हो? तो अगर गैप हो गया है तो फिर आपको अगली भूख पे खाना है, बगैर भूख के नहीं खाना है। छोटी छोटी टिप्स है। और ये जो डाइट मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने 1992 में अमेरिका के एक बहुत बड़े डाइटिशियन कम डॉक्टर डायबिटोलॉजिस्ट से सीखी थी। अच्छा।
और उस समय सीखी थी जब मुझे खुद एक ऐसी बीमारी हुई थी जो केवल शराब पीने वालों को होती है, और मैं पीता बिल्कुल नहीं था, ओ पर दिल्ली का चस्का लगा हुआ था। रात के 3 बजे ताज मानसिंह के कॉफ़ी शॉप में डिनर करता था। कैसी रही? बढ़िया ना? यही खराब हो। दोपहर में पंडारा रोड पे जाके गुलाटी के यहाँ जाके हाँ एक टाइम खाना खाता था। तो मेरे को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें डॉक्टर ने मुझे 5 साल बचने के लिए बताया था 92 में। तो सारी दुनिया घुमा, बायोप्सी हुई, सरीन साहब ने मेरा डायग्नोज भी किया, मेरी दवा पे काम करते थे, ERCP भी मेरा हुआ है। तो पैनक्रेटाइटिस का दर्द क्या होता मुझे मालूम है। ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे हाँ, पहली बार तो उसको लेट गया था जीने ऑक्सीजन में, लेवल भी नीचे गिर गए थे उसके जीने में फर्स्ट लुढ़क टाइम गया पे। था। पर उस समय जो मैं डायबिटोलॉजिस्ट से मिला 1992 में, शायद वो किसी किताब में नहीं मिलता। मेरी जो डाइट है उसी डॉक्टर जेम्स की सिखाई हुई डाइट है। इससे मैंने 55 किलो तक वो लोगों का वजन कम किया है, और जो अंडरवेट है उनका बढ़ाया है। इसे बैलेंस डाइट, 3 मील 3 स्नैक्स। नहीं तो कभी आते इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये कर लो वो कर लो। ये जो आता खाना है हाँ। ये खाना एक संतुलित भोजन है, मौसम के हिसाब से। हम क्या करते हैं, मौसम की जो सब्जी सस्ती होती है, जो फल सस्ता होता है वो खिलाते हैं। आपके दिल्ली में आम फरवरी में आ गया, हम्म, पर मैं आपको अब खिलाऊंगा क्योंकि अब आषाढ़ का महीना शुरू होने वाला है। नमस्कार वैद्य जी, नमस्कार। मेरा नाम किशोर कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा बेटा जो आज दोपहर में आया था यहाँ, ललित, और 2021 में उसको पैनक्रेटाइटिस डायग्नोस हुई थी पहली बार, और उसको 2021 से 2025 तक 6-7 अटैक आए हैं। सर मेरा जो ये क्वेश्चन है कि एज ए फादर कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर अब उसकी उम्र 24 साल की है अभी, और 1 साल का हम पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे लेंगे, पूरा सब कुछ उसको लिए ज़रूरी है बहुत, और यहाँ पे आने से उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो सर एज ए फादर मैं ये देख रहा हूँ कि ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या भविष्य में वो कौन सा समय होगा जब हम 5 साल बाद, 10 साल बाद, या जब भी, कि हम उसको फैमिली प्लानिंग के बारे में अगर ऐसा कुछ कभी सोच सकते हैं मैरिज के लिए सर? शादी उसकी अगले साल कर देना, नहीं सर, पर जिससे करो उसे बता के करना। जी सर। उसको पैनक्रेटाइटिस भी बताना, मेरा नाम भी बताना, जी ठोक बजा के देख ले, जी क्योंकि बीमारी शादी के बाद भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है। जी सर। और आपने बात करी ओवर ईटिंग की, जी आपने असली बात नहीं बोली कि बेटा देर से सोता था। हाँ, डेफिनेटली सर। वो कोई नहीं बोलता, सब खाने को लगे रहते हैं। एब्सोल्युटली सर। मेरे पिताजी जो है ना, रात को जगने नहीं देते थे और सुबह सोने नहीं देते थे। कई बार लगते थे कसाई के घर में पैदा हुए। 5 बजे आके जब नींद आती ना, बढ़िया रजाई खींच देते थे। अब बोले तो बोले क्या, तकड़े इतने थे कि हाथ लगे तो गए काम से। तो ये बीमारी होती है रात को जगने से और सुबह नाश्ता नहीं करने से। सारे बैठे हैं उसमें। तो संतुलित भोजन, जी तो आप ओवर ईटिंग से कुछ नहीं होता। ओवर ईटिंग से वजन भी होगी, डेफिनेटली वो पैनक्रेटाइटिस नहीं लेट होगा। नाइट सर पर मैंने कई लेट, बार अगर आपने पढ़ा हो, अभी जो दैनिक जागरण ने भी पूरा आर्टिकल छापा है, मेरा रिसर्च पेपर भी है, उसमें 93% जो देर तक सोने वाले हैं। शराब बदनाम है, वो गाना था ना, मुन्नी बदनाम हुई तो दारू बदनाम हुई वही वाली बात है। तो आपने बोला ओवर ईटिंग नहीं, दिमाग में निकालो कि हमें, देखो सबसे अच्छी नींद का जो असर है, अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो बेस्ट इम्पैक्ट ऑफ स्लीप ऑलवेज कौन सा है? यूज्ड टू से 8 बजे से 12 बजे की जो नींद होती है वो शरीर के लिए सबसे तंदुरुस्त होती है, शाम के 8 बजे से। अरे बाप रे, कैसे होगा? इस समय तो कोई भी नहीं सोता, और 12 बजे उठ के एक आध बार चक्कर लगाए, फिर 4 बजे तक। तो ये हमारी परंपरा में था। और परंपरा क्यों थी कि हम सब लोग सूरज के साथ सोते थे, सूरज के साथ उठते थे। तो आपके बेटे को ये बात आज भी बताई, जी आपको भी बतानी कि आपको अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जी। बीमारी इतनी बढ़ क्यों रही है। जी और आप लोग 6 बार अटैक गए, 6 अटैक हुए ना हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल इसको 2 बार होना पड़ा था। 2 बार हाँ जी। अटैक 6 आए, हाँ 6-7 उसको अटैक आए थे 2 अटैक आए। जी। तो सर मैं उसको कई बार बोलता था कि सो जा, 12-1 बज गए हैं, बट वो ये बच्चे हैं नहीं माने। और वो उसका रीज़न वैसे एग्जैक्टली यही है, मैंने भी वीडियोस आपके देखे, उसमें पढ़ा है कि जो टाइम पे नहीं सोता है उसको सबसे नहीं, मेरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है ना। मैं जब जी एक सर। चीज़ को बार बार देखूंगा, बार बार देखूंगा, तब मैं बोलूंगा। जी फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च पेपर जो पढ़े, जी जी
तो उसमें लिखा है कि रात को जगने से बॉडी में होता क्या है। जी मॉडर्न मेडिसिन में चीज़ें बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। तो उसमें लिखा है रात को जगने से बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे लिवर और पेनक्रियाज में सूजन बढ़ती है। तो आजकल बगैर दारू वाले लिवर की बीमारी बढ़ती जा रही है और इधर पेनक्रियाटिस बढ़ती जा रही है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ के लिवर और पेनक्रियाज में सूजन बढ़ गई। ये किस पे लिखा है? मेडिकल बुक्स में। आयुर्वेद में रात्रि जागरण से होने वाले रोग तो लिखे हैं, पर पेनक्रियाज का तो नाम ही नहीं है। जी सर। फिर क्या लिखा है कि रात को जब हम सोते हैं तो मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन बनता है, वो उस स्वेलिंग को ख़त्म करता है। पर जब जगे रहोगे तो वो कहाँ से बनेगा? वो उसके वेग को रोकेगा, फिर वो तभी तो फिर दोनों हो गया ना बीमारी काम। बनेगी। तो सबसे अच्छा इलाज क्या है? अर्ध रोग हरी निद्रा आदि बीमारियां सोने से ठीक होती है, तो सोने की आदत डालनी पड़ेगी। अब एग्जैक्टली 10 बजे सोता है यहाँ पे। अब 12 बजे सोओगे तो 8 बजे उठोगे, बात तो वही रही। जी पर जब सुबह उठे तो विटामिन डी कम हो गया। तो आज एक बच्ची है ना जयपुर वाली, अजमेर वाली, कह रही मेरी हड्डी टूट जाती है। मैंने जब तूने सूरज देखा ही नहीं तो तेरा विटामिन डी कम तो तेरी हड्डी कम तो हड्डी टूटेगी। तो भाई सूरज में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे जी? काले पड़ जाएंगे। तो हमारे एक भगवान श्री कृष्ण थे, काले थे तो 16,000 रानियां थी उनकी, अगर गोरे होते तो क्या होते? तो उनके व्यवहार में खूबी थी ना, जी सर। व्यवहार खूबी थी तो 16,000 उनके पीछे घूम गई। मेरा नाम शिखा है। शिखा तो मेरी बेटी का नाम है। वैद जी, मैं ध्रुव की सिस्टर हूँ। हम लोग बंगाल से। अच्छा। ध्रुव, मेरा भाई सुबह आया था, आपसे मिल के गए। तो हम लोग बंगाल से है वैद जी। और उसको वो जो first- भूटान बॉर्डर पे है। हाँ जी हाँ ओके जी। ओके। सो उसको फर्स्ट अटैक वैद जी 2020 में आया था। हाँ, वो जो सुसाइड की तैयारी कर रहा था। नहीं, सुसाइडल नहीं, बट वो काफी नेगेटिव। हाँ, बता रहा था कि मैंने ये कर लिया था, वो कर लिया था, हाँ जी, सब हाँ बता जी। रहा था। ठीक है, समझ हाँ गया। जी। तो वैद जी उसको 2020 में आया था फर्स्ट अटैक, और उसके बाद से काफ़ी ऐसे टाइम हुआ जब उसको हॉस्पिटल में हम लोगों को लेके नहीं, उसकी जाना कहानी पड़ा। मैंने सुनी, हाँ जी, धका हाँ तो बोल जी। रहे थे। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैची, जैसे जब उसको अटैक्स आता था ना हमेशा, तो पापा को ऐसा लगता था मेरे कि सब कुछ करके देख लिया फिर भी इसको पेन आ रहा है बार बार। तो वो ना पापा ने ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर, उनको ऐसा था कि पानी भी मैं कंजम्पशन वाला चेंज करके देखता हूँ, ड्रिंकिंग वाटर। तो वो भी हमने घर पे चेंज किया। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि TDS जो है पानी का, वो कंजम्पशन जो हमारा एक सेफ्टी फॉर कंजम्पशन जो TDS का रेंज है, वो मैटर करता है? मतलब पैंक्रेटाइटिस को अफेक्ट करता है कोई भी? सारी बीमारियों पे करेगा। ओके। तो पानी तो चीज है, पर पानी पीते कब हो? पानी कब पीना चाहिए? सुबह उठ के। और अच्छा, जैसे चलो एक सवाल, पानी कब टॉनिक है? पानी कब दवा है? पानी कब अमृत है और पानी कब जहर है? पानी पानी है। पानी का एक श्लोक है, अजीर्णे भेषजम वारी। जब आपको इंडाइजेशन हो गया हो, डकारें आ रही हैं, पेट फूल गया हो, तो उस समय अजीर्णे भेषजम वारी, सिप सिप किया हुआ पानी अजीर्ण की दवा है। ओके। अजीर्ण में पानी दवा का काम करेगा। जीर्णे वारी बलप्रदम, जब खाना हजम हो गया है, सुबह के समय होता है, तो इस समय बल देने वाला है। तो सुबह के जो आधा लीटर पानी पिलाते हैं, आधा लीटर क्यों पिलाते हैं? क्योंकि 1.5 लीटर की थैली है, उस पर ज़्यादा डालेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, तो वो पानी टॉनिक का काम करेगा। भोजने चामृतम भारी, भोजन के बीच में घूट घूट पिया हुआ पानी अमृत के समान है। भोजनांते विषप्रदम, भोजन के बाद विष के समान है। तो 2 घंटे तक वॉशिंग मशीन में कुछ नहीं डालना, पानी भी नहीं डालना। तो ये श्लोक है। तो पानी शुद्ध होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए। तो TID से पता चलता है कि पानी की क्वालिटी क्या है। हाँ जी, हाँ जी। पर पानी इज नॉट द कॉज। कॉज है रात को जगना और टाइम पे खाना नहीं खाना, जो वो एडमिट कर चुका है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो उसकी लाइफस्टाइल रही है। सबकी ऐसी, सारे ऐसे बैठे हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है वैद जी। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे एकेडमिक्स को लेके अभी उसने 12th अपना कंप्लीट किया है, और ही इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट दैट वे। तो उसके ना कहीं एकेडमिक्स में थोड़ा उसको ऐसा लगता है ब्रेक सा लग गया है, या वो करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं रुक रहा हूँ, नेगेटिविटी काफ़ी है इस चीज़ को लेके, अगर भगवान ने anxiety। आपको रोका है ना, तो कुछ बड़ा कराना है। हाँ जी। उसका एक मिसाल मैं बैठा हूँ। मैं जिस घर में पैदा हुआ, उस घर में फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीज़न की बात नहीं होती, पोजीशन की बात होती थी। कॉलेज में पोजीशन आ रही, तीनों बहनें
आपकी दीदी तो प्रोफेसर है नीम कॉलेज तीनों प्रोफेसर रहे। प्रोफेसर तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट भाई मेरा, मैं भी और छोटा आपके भाई। CA तो मैंने भी अपने घर की परंपरा का पालन किया 6ठी तक। काफी अर्ली छोड़ दिया। फिर पड़ोसी का धर्म भी होता है, तो मैंने पड़ोसी का धर्म अपनाया। वहाँ पर एक एक क्लास में 5 बार रुकना मामूली बात थी। तो हमारे घर में जब रिजल्ट आते थे तो मोहल्ले की खिड़कियाँ बंद हो जाती थी। पर फिर एक समय आया तो 6ठी तक मैं फर्स्ट 5 में था। मेरठ के जो गवर्नमेंट स्कूल में कंपटीशन से दाखिला होता था, उसमें मेरा नाम आया और उसमें भी 40 में से 4 बच्चों को 5 रुपये महीना वजीफा मिलता था। फीस थी 1.25 रुपये महीना और वजीफा मिलता था 5 रुपये महीना। उसमें भी मेरा नाम आया। पर साथी होते होते थोड़ा मजा सा आने लगा। तो नतीजा ये हुआ कि हर बार कम होते गए और 10th में मेरे 47% मार्क्स आए। अच्छा, 3rd डिवीजन। हम अब तो उसको कुछ मानते भी नहीं है आज के अरे टाइम। उस समय हाँ 3rd डिवीजन थी। 50%, 60% फर्स्ट डिवीजन होती थी, तो मैं 3rd डिवीजन आया। अब आई 11वीं इंटरनल स्कूल होता है, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में गोल हो गया। क्या करें, अब घर वाले बेचारे क्या कर लेंगे। और मेरे पिताजी तो धृतराष्ट्र थे नहीं, पर मारा पीटा करते तो मैं कहते तो मारो मारो, किराएदार को मारो, मेरी आत्मा को छू के दिखाओ। लॉजिक कितना अच्छा था ना अच्छा। हाँ जी। मैंने कहा मेरे माँ बापों ने इसी बात पे मार रहे हो, किसी दूसरे को मार के दिखाओ, दादागिरी कर रहे हो। एक नंबर का ढीठ था। उसके बाद खैर 11वीं में मास्टर को ट्यूशन व्यूशन कराया, मतलब पैसा दिया उनको और उन्होंने इंटरनल एग्जाम में पास कर दी। अब पिताजी ने बोला इसकी सोहबत बिगड़ गई है, तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से निकाल के DN इंटर कॉलेज में मेरी भर्ती करा दी। तो मेरे साथ के लड़के बोले कि तेरे बाप को ये नहीं पता कि साला बिगड़ा हुआ कौन है। बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं। अगली बार मैं 3 सब्जेक्ट में गया और तीनों में बिलो 10, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ओके। तो अब मुझे लगा मैं इंटर कभी पास करूंगा ही नहीं। और हिंदी में 100 में से 36, 36 और इंग्लिश में 100 में 34, सब में मामला गड़बड़। 33 पासिंग मार्क्स। अब ये हो गया कि भाई इंटर पास नहीं होने वाला है, करोगे क्या। मैं करोगे क्या, बच्चे खिलाऊंगा ना मैं, मुझे बच्चे खिलाने बहुत अच्छे लगते थे। बेबी सिटिंग, कुछ नहीं करना, नहीं तो रामू बन जाएंगे यार। नो एम। तो मैंने हमेशा बोला है कि आई वॉज एमलेस एंड शेमलेस। न शर्म आती थी नहीं आती थी। अब आया दूसरी बार इंटर, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। सरदार पटेल में मेरी वो लग गया सेंटर। वहाँ पे गुरु जी थे बहुत अच्छे, वो हमसे 50 रुपए लेते थे। इसीलिए अच्छे थे। और वो ईंट का घर था, वहाँ पे गड्ढा करके किताबें रखवा देते थे। और जैसे ही वो गए, संकल लगाई जय राम जी की, तो खैर नकल खूब करी और मेरे 48% मार्क्स आ गए। अगर नकल नहीं होती तो मैं इंटर कभी पास नहीं करता। अब कुदरत को देखो, अगर मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट होता तो अपने भाई की तरह कोई नौकरी शौकरी कर रहा होता ना। हाँ जी। ये कुदरत आगे चल रही है, डेस्टिनी। फिर मैंने BSc कर ली और BSc में बस 2 बार सस्पेंड हुआ। नोटिस बोर्ड पे लगा, पिताजी कहते थे साला कौन सी घड़ी में मैंने इसको पैदा किया। तो ये 18 साल तक का जो मेरा सफ़र है बहुत ही नोटोरियस रहा। हर कोई दुखी, माँ सिर पीटती थी, पिताजी सिर पीटते थे और कोई तमन्ना नहीं, कोई नहीं। फिर आया BSc के बाद एक टर्निंग पॉइंट, एंड टर्निंग पॉइंट स्टार्टेड विद ट्रैकिंग इन माई लाइफ। तो ये डेस्टिनी मेरे को इंतजार कर रही थी एक वैद्य बनने का। तो आज मैं देश का सबसे कम उम्र का पद्मश्री हूँ। 40 साल में पद्मश्री किसी मेडिसिन में नहीं मिला। 99 में। और मेरी अप्रोच, मेरी वीडियोस ऐसी बेबाक है ना, लोग कहते हैं तुम बोलते, किसी से नहीं डरता मैं। जब अपने बाप से नहीं डरा किससे डरेगा। हाँ जी। ठीक। तो अगर आपको ब्रेक लगा
और इतनी सारी बीमारी मेरे को हुई, आपको तो एक बीमारी हुई है, मेरी लेटेस्ट बीमारी है कैंसर। मैं पिछले 34 महीने से रोज अमर खाता हूँ, अमर से जिंदा बैठा हूँ। मेरे को हुआ ब्लैडर में ट्यूमर, वो भी रेयर फॉर्म का और फैला हुआ। एलोपैथी में इलाज था, ब्लैडर निकालो, कीमोथेरेपी कराओ और इम्यून थेरेपी कराओ। और किताबों में जो लिखा है इसकी कि कुल 35% लोग 15 महीने जीते हैं मैक्सिमम, वो भी अमेरिका में। जैसे पैनक्रेटाइटिस में लिखा है कि 55% लोग 20 साल जीते हैं। कहाँ पर? अमेरिका में। हिंदुस्तान का डेटा मेरी किताब में मिलेगा। पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पड़ाव से 16 डेड बॉडी जा चुकी है 7 साल में। ऐसी बीमारी है ये। तो मैंने सोचा कि 15 महीने में मरना है तो 15 हफ्ते क्यों नहीं। और तनाव इसका मुख्य कारण। जब मुझे तनाव वाला कैंसर हुआ, मैं भाड़ में जाए दुनियादारी, तो मैं यहाँ से छोड़ के निकल लिया। तो आज शिखा जिस शिद्दत से काम कर रही है वो करती तो तनाव होता ही नहीं, वो आती नहीं थी। पापा तो कर रहे हैं, तो मैं दौड़ गया ऐसे, जाके बेंगलोर बैठ गया। मुझे नहीं पता था कि 2023 आएगा। 2023 भी चला गया, 2024 भी चला गया और अब 2025 चल रहा है, पर अमर खा रहा हूँ। मेरा ट्यूमर उतना का उतना ही है। मेडिकल के लिए मैं अचंबा बन गया हूँ कि मैं जिंदा कैसे बैठा हूँ, मुझे खून क्यों नहीं आ रहा है, मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है। नहीं तो मैं आधे घंटे भी नहीं बैठ पा, हर आधे घंटे में सूसू, हर आधे घंटे में सूसू। तो डेस्टिनी कॉल्स, डोंट वरी। वो ना इन दिनों में जैसे जब से उसे प्रॉब्लम है वो भूल इतना जा, चुप सा रहने लग भूल, गया सब है। कुछ हो जाता है, गुमसुम हो जाता है। पर मेरी कहानियां सुनेगा ना, वो मेरी वीडियो सुनेगा तो पगला जाएगा। मैं बीमारियों को पुतलाऊं। वो एक शौक से निकला है, यस। उसने ठीक होते देखा ही नहीं है। तो पड़ाव का जो माहौल है, यहाँ पर आके लोग मिलते हैं एक दूसरे से। हम कहते हैं सब मिलो, बस एक दूसरे के कमरे में बच जाओ, तो एक्सीडेंट नहीं होगा कोई। कई बार होता है ना, तो सब मिलते हैं, जुलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, और जो पुराने हैं वो ठीक होते हैं, नए आते हैं वो डरे हुए होते हैं। तो एक कम्युनिटी बनी हुई है यहाँ पर कि लोगों का काम है कहना, आप कुछ करोगे तो कहेंगे, तो सुनना छोड़ दो। और भविष्य के बारे में तो चिंता ही मत करो। तो मरता हुआ जी जाता है, जीता हुआ मर जाता है। तो डायबिटीज मुझे है, ब्लड प्रेशर मुझे है, हार्ट अटैक मुझे है, कैंसर मुझे, और क्या चाहिए। और किडनी भी फेल हो रखी है, एग्जाम्पल हो आप। और जिंदा हूँ। और कई बार सोचता हूँ थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाए, होता ही नहीं। मैंने कहा वो चिंता जोशी थोड़ी देर के लिए आ जाए मेरे पास, चिंता जोशी भी नहीं आती। दुखी द्विवेदी से बोला तू आ जा, बोली वो भी नहीं आती, कोई नहीं आता मेरे पास। बहुत सोचता हूँ थोड़ा तो डिप्रेशन होना चाहिए, थोड़ा तो सैड सा होना चाहिए, होता ही नहीं। आपने ये चीज कर लिया है नेविगेट अपने टाइम में, धीरे धीरे आपने ये चीज कर लिया है। क्या चीज? यही नहीं आने वाला जो आप बोल रहे हो अरे ना, बचपन से नहीं आया कभी। अच्छा। फेल हो गए तो हो गए। अच्छा। जब मैं फेल हुआ इंटर में, तो पिताजी और देख और कर ले मस्करी, वो क्या करें, ईश्वर की मर्जी है ना ये। तो मैंने कविता लिखी, मैं घोड़े के बदले गधे का सुंदर चित्र बनाकर आया था। मैं घोड़े के बदले गधे का सुंदर चित्र बनाकर आया था, बाबर को गांधी का चेला पेपर में लिखकर आया था। मैंने लिखा जापान जर्मनी बीच लड़ गए सन 57 में, तब कैसे होता पास फेल की सिवा अन्यति राह नहीं, मैं फेल हुआ परवाह नहीं। ठीक। अब भगवान स्वयं हो गए फेल जब मुझे पास करवाने में। भगवान फेल हुए ना, बिल्कुल। और वो भी हो गए फेल जब अच्छे दिन को लाने में। तब कैसे होता पास फेल की सिवा नेति राह नहीं, मैं फेल हुआ परवाह नहीं। फिर मैं हुआ इस बार पुनः फेल, 11वीं में हुआ था, अब 12वीं में हो गया। मैं हुआ इस बार पुनः फेल तो क्या हताश हो जाऊंगा, 2-4 बार की बैठक में जरूर पास हो जाऊंगा। दुनिया में होते फेल वही जो करते अपना कार्य सही, मैं फेल हुआ परवाह नहीं। आखिरी, कहते हैं होना कठिन पास, कहते हैं होना कठिन पास। तो क्लास में अगर 50 बच्चे हो तो ज्यादा पास होते हैं कि फेल होते हैं? पास। तो फेल कम हुए, तो कठिन काम तो कम वाले करेंगे ना। क्यों साहब? कहते हैं होना कठिन पास, मैं कहता होना कठिन फेल, मुझ में हिम्मत थी जुर्रत थी जो यह कर नहीं सका झेल।
चर्चा मेरी कुछ इतनी जिसकी कोई था नहीं। जब मैं फेल हुआ, भाई साहब क्या लाइन लगा के मोहल्ले वाले आए, बहन जी कुछ कहियो मत, ये तो कोई आता ही नहीं था। चर्चा में, अरे बहन जी का बेटा फेल हो गया, तो कितना नाम हुआ। बोले धन्य हो मेरे बाप, तेरी वजह से नाम हो गया हमारा। तो सही बात। उस चीज को आप भूल जाओ। और ये सब मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये सब मेरी यूट्यूब पे आपको हाँ कहानियां जी मिल हाँ जी, जाएंगी। उसने एक एक देख लिया आपका और सब। देख, पर ये सब मोटिवेशन है, आपका सोचा कुछ भी नहीं होता। वैजी जैसे हम अप्रोक्स 3 आवर्स के डिस्टेंस पे रहते हैं, जैसे हमारा जो प्लेस पड़ता है और हॉस्पिटल्स नियर बाय अवेलेबल है जो हमारे। आपको अटैक नहीं आएगा, ठीक है। तमीज से रहोगे तो नहीं आएगा। वो थोड़ा चुलबुला है ना, छोटा है मेरा भाई, तो ऐसा कभी कभी खा लेता है, तो वही डर रहता खाने है। से नहीं होगा, तमीज से खाना है। ठीक है। आँख से नहीं खाना, पेट से खाना है, वो सीख जाएगा यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी। अभी उसमें मैंने देखा है काफी चेंजेस, खुद नहीं। से करता है, खुद से उठता है। जितना रिस्पॉन्सिबल वो कभी नहीं था पहले, वो अब नहीं, हो गया। यहाँ पर माहौल का फर्क पड़ता है। अभी एक हाँ डॉक्टर जी। साहब गए यहाँ पे, इसे 73 ईयर्स ओल्ड, और दिल्ली के ही है, पश्चिम बिहार में। वो पिछले 3 साल से अपने कमरे से निकलते नहीं थे, कमरे में ही बैठे रहते थे, पानी भी वहाँ मंगाते थे। उनकी बीवी भी डॉक्टर नहीं है। तो 73, और मेरे को जानते हैं जब मैं 12 साल का था, बहुत पुराना था, उनकी इज्जत करता हूँ। और दिल्ली में जब पहली बार घुसा था तो मॉडल बस्ती उन्हीं के घर से घुसा था। यहाँ पर आके वो 1 किलोमीटर चल गया। 3 दिन का असर, बस 2 दिन का असर, नहीं, तो बहुत फर्क सोबत का होता असर है। होता है ये। डोंट वरी, कोई अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं वैद्य बालेंद्र प्रकाश आज कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ। कहने को तो ये सब लोग कोई महिलाएं कोई पुरुष हैं, परंतु आयुर्वेद में इनकी परिभाषा परिचारक की है। आयुर्वेद में चिकित्सा का सिद्धांत है, भिषक द्रव्यानुपस्थाता रोगी पाचतुष्टयम। वैद्य, औषधि, रोगी और परिचारक, ये चिकित्सा के 4 पैर हैं, जो इस टेबल के 4 पैर हैं, और चारों के 4 गुण हैं। तो कई बार कहा जाता है कि वैद्य ही है तो इलाज होगा। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। जितने वैद्य के गुण हैं 4, उतने ही परिचारक के गुण हैं, उतने ही औषधि के गुण हैं, उतने ही रोगी के गुण हैं। और इन 16 गुणों में से एक भी गुण गया तो इलाज नहीं होगा। तो परिचारक कौन है? जिसके मरीज से मोहब्बत हो, जो वैद्य की बात को सुनता हो, जो वैद्य को एग्जीक्यूशन कराता हो और मरीज का हाल ठीक ठीक बताता हो। कई बार मरीज घबराया हुआ होता है, डरा हुआ होता है, वो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी, जबकि वो ठीक नहीं होता। और कई बार वो ठीक होते हुए कहता है जी मैं वैसा का वैसा ही हूँ। तो परिचारक का रोल बहुत बड़ा है। और इसीलिए पड़ाव में जब ट्रीटमेंट किया गया तो मैंने कमरों का डिज़ाइन इस तरह किया गया कि एक परिचारक भी हो। और इसके पीछे कहानी और भी है। मेरे पिताजी 84 में पहली बार बीमार पड़े और उनको मुझे मेरठ के एक नर्सिंग होम में जाना पड़ा। साकेत में था, पिताजी बेड पे लेटे हुए हैं, मेरी माँ बराबर के स्टूल में है। उस कमरे में कोई ऐसी जगह चीज़ नहीं थी जिस पे मेरी माँ लेट जाए। जाहिर था कि पिताजी लेटे तो माँ तो लेटेगी, तो मैं कहीं से कुछ लेटने के लिए लाया, माँ तो बैठी रहती, और मैं बाहर रिसेप्शन पे घूम रहा था। 2 दिन बाद में उनको डॉक्टर एम प्रकाश नर्सिंग होम में ले गया। वहाँ भी हाल अटेंडेंट का कुछ नहीं था। मेरे को दिमाग में उसी से मैं आया कि अगर कभी ज़िंदगी में मैंने अस्पताल बनाया तो तीमारदार के लिए ऐसी सुविधा करूँगा कि वो बीमार ना पड़े। नहीं तो तीमारदार तू पैटी खा ले, तू ये खा ले, वो खा ले। तो परिचारक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है, और वो अगर तंदुरुस्त नहीं है, अगर उसकी समझ अच्छी नहीं तो कभी नहीं होगा। तो कई मरीज कहते हैं हम अकेले आएंगे। मैंने कहा तुम्हें कंपेनियन के तौर पे नहीं, परिचारक के तौर पे। तो आप सभी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम ये वैद्य परिचारक संवाद की एक कड़ी करते हैं। इनके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज ये लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं। कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी के पिताजी हैं। इनके अपने डाउट हैं, अपने भय हैं, उनको मुक्त करना चिकित्सक का काम होता है। भयम हरति इति भेषज, जो भय को दूर करे वही चिकित्सक है। तो ये हमारा एक छोटी सी गोष्ठी थी, और इसमें सब लोगों ने भाग लिया। और जो इनके सवाल थे, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अनुभव से जो इनको बता सकूँ।